जानिए क्या होता है आईवीएफ और कैसे की जाती है आईवीएफ प्रक्रिया। आपके अपने मेडिगो में स्वागत है। मां बनने का एहसास सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक महिला मां बनती है, यह उसके लिए एक नए जीवन के समान होता है। किंतु वहीं अगर वह किसी कारणवश मां नहीं बन पाती है, यह एक कमी के समान होता है। यदि आप किसी कारणवश मां नहीं बन पा रही हैं या आप निसंतान हैं, उस स्थिति में आप आईवीएफ ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। आज आईवीएफ की सहायता से बहुत से दंपति आसानी से माता पिता बन पा रहे हैं। आजकल के व्यस्त जीवन और जीवन शैली के कारण महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं और परिणामस्वरूप निसंतानता उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। मेडिकल साइंस ने बहुत विकास किया है, परिणामस्वरूप आज हम बहुत सी तकनीकों का प्रयोग करके अपने जीवन की विभिन्न कमियों को पूरा कर सकते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट उन्हीं तकनीकी विकासों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईवीएफ ट्रीटमेंट होता क्या है और किस प्रकार यह आपके मां बनने में सहायक हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यह प्रक्रिया कैसे होती है और किन कारणों से इनफर्टिलिटी होती है। आईवीएफ क्या होता है? व्हाट इज आईवीएफ? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को आईवीएफ ट्रीटमेंट कहा जाता है। पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता था। इस प्रक्रिया का प्रयोग पहली बार 1978 में इंग्लैंड में किया गया था। आईवीएफ ट्रीटमेंट में प्रयोगशाला में कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में महिला के एग्स और पुरुष के स्पर्म को मिलाया जाता है। जब संयोजन से भ्रूण बन जाता है तब उसे वापस महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। हालांकि आईवीएफ एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है, किंतु यह प्रक्रिया उन दंपतियों के लिए बहुत सहायक होती है जो बहुत समय से गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं या किसी कारणवश अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट असफल हो गए हैं। आइए जानते हैं आईवीएफ प्रक्रिया क्यों, कैसे और कितने चरणों में होती है। आईवीएफ प्रक्रिया क्यों की जाती है? यदि आप निसंतानता से जूझ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करके किसी भी फर्टिलिटी इलाज को चुन सकते हैं। यदि आपका डॉक्टर आपको आईवीएफ कराने की सलाह देता है तो उसके लिए निम्न कारण हो सकते हैं। स्पर्म कम होने की स्थिति में पीसीओडी जैसी स्थितियों के कारण ओव्यूलेशन में समस्या, फैलोपियन ट्यूब के साथ समस्या, यदि दंपति में से किसी ने नसबंदी कराई है, एंडोमेट्रोसिस, अन्य फर्टिलिटी इलाजों के असफल हो जाने पर। इसके अलावा आईवीएफ प्रक्रिया के लिए आप डोनर स्पर्म या डोनर एग का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया उन दंपतियों के लिए लाभकारी होती है जो किसी प्रकार के गंभीर आनुवंशिक विकार से पीड़ित हैं और अपने बच्चों में उस विकार को नहीं चाहते हैं। साथ ही यदि कोई महिला या पुरुष कम आयु में कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, उस स्थिति में भी वे अपने स्वस्थ अंडे या शुक्राणु को आईवीएफ की सहायता से भविष्य के लिए बचा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है जो प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। कैंसर के इलाज के बाद इन एग्स या स्पर्म को आईवीएफ प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हम यहाँ आपको सलाह देना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करने से पहले आईवीएफ डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आईवीएफ प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है? आईवीएफ प्रक्रिया करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें कि क्या आप आईवीएफ के लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं। डॉक्टर के निर्देशानुसार ही आईवीएफ कराना चाहिए। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है जिनमें शामिल है ओवेरियन स्टिमुलेशन, महिला की ओवरी से एग निकालना, पुरुष से स्पर्म प्राप्त करना, फर्टिलाइजेशन और महिला के गर्भ में भ्रूण स्थानांतरण। आईवीएफ के एक साइकिल में लगभग 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं और 1 से अधिक साइकिल आईवीएफ साइकिल की आवश्यकता हो सकती है। 1. ओवेरियन स्टिमुलेशन। यदि आप आईवीएफ के दौरान अपने खुद के एग का उपयोग कर रहे हैं तो साइकिल आईवीएफ साइकिल की शुरुआत में आपकी ओवरी को कई अंडे बनाने के लिए स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित किया जाता है। इसके लिए आपका डॉक्टर सिंथेटिक हार्मोन के साथ इलाज शुरू करेगा। 1 से अधिक एग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कुछ अंडे निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद सामान्य रूप से निषेचित या विकसित नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया में आपका डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयां दे सकता है, जिसके लिए आपका डॉक्टर कई टेस्ट कर सकता है कि कौन सी दवाओं का उपयोग करना है और कब उनका उपयोग करना है। आमतौर पर एग देने के लिए तैयार होने से पहले आपको 1 से 2 सप्ताह के ओवेरियन स्टिमुलेशन की आवश्यकता होगी। यह पता करने के लिए कि कब आपके एग्स लिए जा सकते हैं, उसके लिए आपका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट इत्यादि के लिए कह सकता है। 2. ओवरी से एग निकालना। ओवरी से एग निकालने की प्रक्रिया महिला के ओवुलेशन प्रक्रिया के सही 34 से 36 घंटे बाद की जाती है। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर डॉक्टर के ऑफिस या क्लिनिक में की जा सकती है। इस दौरान आप बेहोश रहेंगे और आपका ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिसकी सहायता से आपकी वजाइना में एक पतली सुई डालकर एग्स को निकला जाएगा।
यदि ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ओवरी सही से दिखाई नहीं देती है तो सुई का मार्गदर्शन करने के लिए पेट के अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जा सकता है। एग्स को सुई की सहायता से फॉलिकल्स से अलग कर दिया जाता है और एग्स को निकल लिया जाता है। परिपक्व अंडे को एक पोषक तरल में रखा जाता है और ऊष्मायन किया जाता है। अंडे जो स्वस्थ और परिपक्व दिखाई देते हैं उन्हें भ्रूण बनाने के प्रयास में स्पर्म के साथ मिलाया जाएगा। हालांकि सभी अंडों को सफलतापूर्वक फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता है। 3. स्पर्म लेना। यदि आपके पार्टनर का स्पर्म प्रयोग किया जा रहा है, यह प्रक्रिया आपके डॉक्टर के ऑफिस में या क्लिनिक में की जा सकती है। इसके लिए मस्टरबेशन की सहायता से डॉक्टर को आईवीएफ प्रक्रिया के लिए स्पर्म दिया जाता है। इसके अलावा टेस्टिक्युलर एस्पिरेशन प्रक्रिया की सहायता से भी स्पर्म दिया जा सकता है। स्पर्म देने के बाद डॉक्टर लैब में स्पर्म को स्पर्म फ्लूइड से अलग करेगा। 4. फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया सामान्यतः 2 तरीकों का उपयोग करके की जा सकती है। परंपरागत गर्भाधान। पारंपरिक गर्भाधान के दौरान स्वस्थ स्पर्म और परिपक्व अंडे की साथ में मिलाया जाता है और रातों रात ऊष्मायन किया जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSC में एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट किया जाता है। ICSC का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब स्पर्म की गुणवत्ता या संख्या के साथ कोई समस्या होती है या यदि पहले IVF साइकिल के दौरान फर्टिलाइजेशन का प्रयास विफल हो जाता है। गर्भ में भ्रूण स्थानांतरण। भ्रूण स्थानांतरण आपके डॉक्टर के ऑफिस या क्लिनिक में किया जाता है और आमतौर पर एग लेने के 2 से 5 दिन बाद होता है। आपको एक हल्का पेन रिलीवर दिया जा सकता है। प्रक्रिया आमतौर पर दर्द रहित होती है, हालांकि आप थोड़ी ऐंठन का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपकी योनि में, आपके सर्विक्स के माध्यम से और आपके गर्भाशय में एक लंबी, पतली, लचीली ट्यूब को डालेगा, जिसे कैथेटर कहते हैं। कैथेटर में एक या एक से अधिक भ्रूण को इसके माध्यम से आपके गर्भाशय में रखा जाता है। भ्रूण स्थानांतरण के बाद आप सामान्य दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपकी ओवरी अभी भी थोड़ी बड़ी ही हो सकती है, इसलिए किसी भी असामान्य गतिविधि से बचने पर विचार अवश्य करें। इसके अलावा कुछ मामलों में आप निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रक्रिया के तुरंत बाद आपके सर्विक्स से थोड़ा खूनी तरल पदार्थ निकल सकता है। उच्च एस्ट्रोजन के स्तर के कारण ब्रेस्ट में अनुभव किया जा सकता है पेट फूलने का अनुभव, हल्की ऐंठन की समस्या, कब्ज की समस्या। यदि आप भ्रूण स्थानांतरण के बाद थोड़ा या तेज दर्द महसूस करती हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वह आपकी किसी प्रकार के इन्फेक्शन जैसे ओवरी और गंभीर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम की जटिलताओं के लिए जांच करेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें।